हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है रस शास्त्र में पुट। ठीक है, तो ये हमारा पुट का टॉपिक रह गया था, तो अब हम पढ़ते हैं पुट। तो सबसे पहले देखते हैं पुट की परिभाषा। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो यह है कि रस आदि द्रव्य पाकानाम प्रमाणम ज्ञापनम पुटम नेष्टो न्यूनाधिका पाका सुपक्वम हितम औषधम। एक बार फिर से देखते हैं। रस आदि द्रव्य पाका नाम प्रमाण ज्ञापनम पुटम नेष्टो न्यून अधिका पाका सुपक्वम हितम औषधम। तो ये आपको रेफरेंस इसका मिल जाएगा रस रत्न समुच्चय के 10वें अध्याय में। ठीक है, अर्थात रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न आदि द्रव्यों के पाक या भस्म करने के लिए, आदि द्रव्यों को पाक या भस्म बनाने के लिए जो अग्नि का मान सूचित कराने वाला माध्यम होता है उसे हम पुट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, जो रस आदि द्रव्य, महारस, उपरस आदि द्रव्य का पाक या भस्म बनाने के लिए जो ऐसा यंत्र जो अग्नि का मान सूचित करे या अग्नि के क्वांटिटी को कम या ज़्यादा मेंटेन रखे, उसे हम पुट कहते हैं। उस माध्यम को हम पुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यून या अधिक पाक करना अभीष्ट नहीं होता, क्योंकि अच्छी प्रकार पक्व औषधि ही लाभकारी होती है। न ज़्यादा, न बहुत कम, न बहुत ज़्यादा पाक करना हमें सही नहीं रहता, क्योंकि जो अच्छी तरह से पक्व हो, इसमें जो बताया गया है कि इतना पक्व होना चाहिए, उतना ही पक्व हमें करना है, तो वही औषधि हमें लाभकारी होगी। ठीक है, तो इसी अग्नि का मान को सूचित करने वाला जो यंत्र है या माध्यम, उसे हम पुट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विमर्श में। रस शास्त्र में द्रव्यों का उपयोग भस्म के रूप में होने के कारण इन द्रव्यों का शोधन एवं भावना देकर बाद में चक्रिका बनाकर सुखाते हैं। ठीक है, फिर श्राव संपुट में बन करके अग्नि संयोग कराया जाता है। इस अग्नि के निश्चित प्रमाण को वन्य, उपल एवं तुषों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो अग्नि का निश्चित प्रमाण होता है उसे हम वन्य, उपल या उपले या तुषों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे द्रव्य पक कर भस्म रूप में प्राप्त होता है। अग्नि की मात्रा एवं काल के निर्धारण का मानदंड पुट है। अग्नि की मात्रा और काल का निर्धारण करने के लिए जो मानदंड है वो पुट है, जिनमें महापुट, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट, लावकपुट, कुंभपुट, भूधरपुट, सूर्यपुट, चंद्रपुट, बालुकापुट आदि पुटों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतने पुट हमको पढ़ना है, जितने अभी नाम लिए मैंने, महापुट, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट, लावकपुट, कुंभपुट, भूधरपुट, सूर्यपुट, चंद्रपुट और बालुकापुट आदि, ये पुट के बारे में हमको अभी पढ़ना है आगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पुट का प्रयोजन एवं परिणाम। पुट पाक की गई औषधियाँ निर्दोष एवं गुणज्ञ होती हैं। जिस औषधि का पुट पाक किया जाता है वो औषधि में दोष जो रहते हैं वो निकल जाते हैं, या वो औषधियाँ निर्दोष एवं गुणवान हो जाती हैं। पुट द्वारा पाचित औषधियाँ निरुद्ध, वारितर, दीपन, पाचन गुणों से युक्त हो जाती हैं। जो पुट द्वारा पाचित या पक्व की गई औषधियाँ होती हैं वो निरुद्ध हो जाती हैं, वारितर हो जाती हैं और दीपन पाचन गुणों से युक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने परिभाषा प्रकरण में निरुद्ध और वारितर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके परिभाषा प्रकरण की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं निरुद्ध और वारितर का मतलब। ठीक है, अब देखते हैं पुट द्वारा भस्म में विशेष गुण प्राप्त होता है। जो पुट होता है, पुट द्वारा जो भस्म में विशेष गुण प्राप्त हो जाता है हमें, अतः रस शास्त्रीय द्रव्यों का पाक पुट द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, पुट देने पर लोह आदि धातु भस्म होकर अपुनर्भव एवं उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। पुट देने पर जो लोह आदि धातु भस्म होती हैं वो अपुनर्भव हो जाती हैं एवं उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। ठीक, उनमें रेखापूर्ण एवं वारित्रत्व गुण आ जाते हैं।
पुट के प्रभाव से भारी पत्थर भी हल्का होकर शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला एवं अग्नि को प्रदीप्त करने वाला हो जाता है। जो पुट के प्रभाव से या पुट के इफेक्ट से कितना भी भारी पत्थर हो वो हल्का हो जाता है और शरीर में शीघ्रता से फैलता है और अग्नि को प्रदीप्त या अग्नि को बढ़ाता है। जारित पारद की अपेक्षा पुट पॉक द्वारा निर्मित लौह आदि भस्में अधिक गुणवान हो जाती हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं पुट का प्रभाव। अब देखते हैं पुट का प्रभाव। तो पुट को देने से जो प्रभाव आता है द्रव्य में वो हम देखते हैं। उसमें दोष हानि हो जाती है, गुणोदय मतलब गुण की वृद्धि हो जाती है, निरुत्वत्व आ जाता है मतलब निरुत्त हो जाते हैं वो भस्म, दीपन, वारित्रत्व, रेखा पूर्णता, शीघ्र व्याप्ति और सूक्ष्मता आ जाती है भस्म में। ठीक, तो ये है पुट का प्रभाव। 8 प्रभाव हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं पुट की संख्या। पुट संख्या द्रव्य संगठन की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के होने के कारण भस्म बनाने में अलग अलग पुट दिए जाते हैं। पुटों की संख्या अपेक्षित द्रव्य एवं पाक विधि के अनुसार आचार्यों ने निर्धारित की है। ठीक है, पुट की जो संख्या है वो अपेक्षित द्रव्य, जिस द्रव्य को यूज़ कर रहे हैं, कौन से हम द्रव्य को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पुट को यूज़ करना है कि कौन सा पुट यूज़ करना है। और पाक विधि के अनुसार भी आचार्यों ने पुट का निर्धारण किया या पुट की संख्या को निर्धारण किया। अभ्रक भस्म के संदर्भ में रसायन गुण रसायन गुण की प्राप्ति के लिए 1000 पुटों का लेख मिलता है। जो अभ्रक भस्म के संदर्भ में या अभ्रक भस्म को बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए 1000 पुटों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः रोगनाशक गुण प्राप्ति के लिए 1 से 100 पुट तक एवं वाजीकरण के लिए 10 से 500 पुटों तक का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो रोगनाशक गुण प्राप्ति के लिए हमें 1 से 100 पुट तक वर्णन मिला है और वाजीकरण के लिए 10 से 500 पुटों तक का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं हम पुटपाक विधि। भस्म करने योग्य शुद्ध द्रव्यों को भावना देकर छोटी छोटी चक्रिका या टिकिया बनाकर सुखा देते हैं। जो भस्म करने योग्य द्रव्य होते हैं मतलब शुद्ध द्रव्य लेना है, उसे हमको भावना देकर छोटी छोटी टिकिया या चक्रिका बनाकर सुखा लेना है। फिर सराव संपुट में बंद करके संपुट का संधि बंधन कर सुखा देते हैं। फिर हमको उस औसत द्रव्य को सराव संपुट में बंद कर देना है और संपुट का संधि बंधन, संपुट का जो होता है संधि बंधन करके हमको उसको धूप में सुखा लेना है। बाद में निर्दिष्ट पुट द्वारा पाक करके स्वांग शीत किया जाता है। ठीक है, तो बाद में उसको हमको निर्दिष्ट मतलब बताया गया पुट में उसके जैसे वराह पुट, चंद्रपुट जो भी पुट बताया गया है उस पुट में उसको डाल के स्वांग शीत मतलब ठंडा होने के बाद ठंडा कर लिया जाता है। इसके पश्चात सावधानी से सराव को खोलकर चक्रिकाओं या टिकियाओं को निकालकर चूर्ण करके उपरोक्त प्रक्रियाओं को पुनः पुनः किया जाता है। इसके बाद हमको उसको ठंडा करके सराव को खोलकर उसके संपुट को, संधि बंधन को, चक्रिकाओं को चूर्ण बना लेना है। उसके बाद हमको अनेक प्रक्रियाओं में उसका यूज़ करना है या प्रयोग करना है। अब देखते हैं हम पुटभेद। ताप ऊर्जा के स्रोत के आधार पर सूर्यपुट, चंद्रपुट एवं अग्नि पुष्टि 3 प्रकार की होते हैं। ताप ऊर्जा के स्रोत पर सूर्यपुट, चंद्रपुट एवं अग्नि पुष्टि 3 प्रकार के होते हैं। अग्नि के आधार पर महापुट, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोटपुट या लघुपुट, भूधरपुट, बालुकापुट, लावकपुट, गोबरपुट आदि अनेक प्रकार के होते हैं। तो अग्नि के आधार पर महापुट हो गया, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोट, भूधर, बालुका, लावक, गोबर। तो कितना हो गया ये 8 हो गया। ठीक, तो 8 पुट हो गया अग्नि के आधार पर। अब हम देखते हैं सूर्यपुट।
सूर्यपुट किसी भी द्रव्य को भावना देने वाली औषधियों के स्वरस, कषाय आदि से भावित या तर करके धूप में रखकर सुखाने की विधि को सूर्यपुट कहते हैं। इसे रौद्रपुट या भानुपाक भी कहते हैं। तो किसी भी द्रव्य को भावना देने वाली औषधियों के स्वरस में हमको रख कर उसको धूप में सुखाने की जो प्रक्रिया होती है या विधि होती है उसे हम सूर्यपुट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम चंद्रपुट। चंद्रमा की किरणों से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा के लिए भस्मी द्रव्य को लेकर भावना देते हुए चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, उसे चंद्रपुट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमको जिस द्रव्य का भस्म बनाना है उस द्रव्य के भस्मी द्रव्य को लेकर भावना देते हुए चंद्रमा की चांदनी में रखना है, तो उसे हम चंद्रपुट या कहते हैं। जैसे चंद्रपुटी प्रवाल भस्म, इसका हम चंद्रपुट में या चंद्र की किरणों में रखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आता है वो आता है अग्नि के बेस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोबरपुट। गौशाला में गाय के खुर से मर्दित गोबर का शुष्क चूर्ण ही गोमय कहलाता है। गौशाला में जो गाय के खुर से मर्दित गोबर रहता है उसका जो शुष्क चूर्ण रहता है उसे हम गोमय कहते हैं। पारद भस्म निर्माण के लिए गोबर या तुषों द्वारा अग्नि देने को गोबरपुट कहते हैं। पारद भस्म को बनाने के लिए जो हम गोबर या तुषों द्वारा अग्नि देते हैं उसे हम गोबरपुट कहते हैं। इस उपयोग रस भस्म सिद्ध करने में होता है। इसका उपयोग रस भस्म सिद्ध करने में होता है। तो यहाँ पे हमको शुष्क चूर्ण या गोमय 2 मानिका लेना है, मतलब 768 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लावक पुट। एक पल की मात्रा में शुष्क गोमय चूर्ण या तुष के ऊपर द्रव्ययुक्त मूसा को रखकर अग्नि प्रतप्त करके जो पुट देते हैं उसे हम लावक पुट कहते हैं। ठीक है, एक पल की मात्रा मतलब 48 ग्राम। इसको हम 48 ग्राम गोमय चूर्ण लेना है या तुष लेना है, उसके ऊपर हमको द्रवयुक्त मूसा को रखकर अग्नि पे प्रप्त या हीट करना है, और इसी प्रक्रिया को हम लावक पुट या इसी पुट को हम लावक पुट कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो अत्यंत मृदु द्रव्यों के पाक के लिए किया जाता है। जो बहुत सॉफ्ट द्रव्य है उसके लिए हमें ये लावक पुट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम कुक्कुट पुट। भूमि में 2 वित्ता वितस्ती या 2 वित्ता लंबा चौड़ा, 2 वित्ता लंबा, 2 वित्ता चौड़ा एवं 2 वित्ता गहरा गड्ढा खोदकर उसके आधे भाग में उपले भरकर संपुट को रखकर उसके आधे भाग में उपले भर देना है। 2 वित्ता लंबा, 2 वित्ता चौड़ा और 2 वित्ता गहरा गड्ढा खोद के आधे भाग में उसको हमको उपले भर देना, उसके ऊपर हमको संपुट को रख दे रहा है। फिर शेष उपले भर कर अग्नि दी जाती है। फिर जो शेष बचा हुआ गड्ढा रहता है या संपुट के ऊपर हम उपले रख देते हैं, फिर उसके बाद अग्नि देते हैं। इसे हम कुक्कुट पुट कहते हैं। यह होना चाहिए 12 अंगुल का या 2 बित्ते का, लंबा चौड़ा और गहरा। आचार्यों में कुक्कुट पुट के बारे में मत भिन्नता है। जैसे 1 हाथ लंबे, 1 हाथ चौड़े एवं 1 हाथ गहरे गड्ढे में 10 वन उपल द्वारा अग्नि देने पर कुक्कुट पुट कहलाता है। ठीक, 1 वितस्ती लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढा कुक्कुट पुट कहलाता है। दूसरे आचार्य का यह मत है। 16 अंगुल लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढा भी कुक्कुट पुट कहलाता है। अनेक आचार्यों का मत है। और फिर 6 अंगुल लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढे में उपले द्वारा अग्नि देना कुक्कुट पुट कहलाता है। इसका उपयोग स्वर्ण भस्म एवं रजत भस्म निर्माण में किया जाता है। जो इस कुक्कुट पुट का यूज होता है वो स्वर्ण भस्म एवं रजत भस्म के निर्माण में किया जाता है। अब देखते हैं हम कपोट पुट। भूमि के अंदर एक छोटा गड्ढा खोदकर 8 वन्य उपलों द्वारा औषधि युक्त पारद को भस्म करने के लिए सराव संपुट कर अग्नि देने को कपोट पुट कहते हैं। तो भूमि के अंदर एक छोटा गड्ढा खोदना है जिसमें हमको 8 वन्य उपल रख देने हैं, उसमें औषधि युक्त सराव संपुट को रखकर अग्नि देना ही कपोट पुट कहलाता है। इसका उपयोग जो होता है वो पारद को भस्म बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वराह पुट। ठीक है, तो 1 रत्नी मतलब 22 अंगुल लंबा, 22 अंगुल ही चौड़ा और 22 अंगुल गहरा चौकोर गड्ढा खोद कर नीचे 350 वन्य उपल, मध्य में सराव संपुट तथा
150 उपले ऊपर से रख कर अग्नि दी जाती है। तो हमको 22 अंगुल लंबा चौड़ा एवं गहरा चौकोर गड्ढा खोद लेना है और नीचे 350 वन्य उपल रखने हैं, मध्य में सराव संपुट रखना है और फिर उसके ऊपर 150 उपले रखना है और फिर अग्नि दी जाती है और इसे ही हम वराहपुट किए कहते हैं। ठीक है। इसका उपयोग अभ्रक, ताम्र, रजत, स्वर्ण माछिक भस्म बनाने में किया जाता है। यह अभ्रक ये सब आएंगे आपको महारस वर्ग और उपरस में, ये सब आपको मिलेगा। ठीक, तो हमको 500 उपले लेने हैं, 350 नीचे और 150 ऊपर। ठीक है। अब देखते हैं हम गजपुट। राजा के हाथ के बराबर, मतलब राजा का हाथ जो की लंबाई जो होती है वो 30 अंगुल होती है। तो 30 अंगुल लंबा, 30 अंगुल चौड़ा और 30 अंगुल गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर 750 वन्य उपल कंठ तक भरकर मूसा या सराव संपुट को रखकर ऊपर 250 वन्य उपल भरकर अग्नि जला देते हैं। ठीक है, इसे गजपुट कहते हैं। तो हमको 30 अंगुल लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद लेना, 750 वन्य उपल नीचे और 250 ऊपर, बीच में हमको सराव संपुट रखकर अग्नि दे देना है। इसे ही हम गजपुट कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो इसमें 1000 उपलों की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग हम अभ्रक, माक्षिक या व्याक्रांत के भस्म बनाने में करते हैं। अब देखते हैं महापुट। ठीक, भूमि में 2-2 हाथ मतलब 48 अंगुल जो कि 91 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमको 48 अंगुल लंबा, 48 अंगुल चौड़ा और 48 अंगुल गहरा गड्ढा खोद लेना है। इसमें हमको 1000 उपले नीचे डालकर फिर सराव संपुट बीच में रखकर ऊपर में शेष 500 उपले रखकर अग्नि को प्रज्वलित करना है। ठीक है, तो इसमें हमको 48 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदना है, जिसमें हमको नीचे में 1000 वन्य उपल और बीच में सराव संपुट और ऊपर की ओर 500 उपले रखने हैं। तो टोटल 1500 उपले यूज़ होते हैं महापुट में और इसे ही महापुट कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो लौह, अभ्रक, ताम्र आदि द्रव्यों की भस्म बनाने में किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम कुंभपुट। एक दृढ़ बड़ा मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें तुष भरकर मध्य में सराव संपुट रखकर फिर तुष भरकर अग्नि दी जाती है। इसे कुंभपुट या भांडपुट कहते हैं। तो एक घड़ा लेना है हमको, बड़ा घड़ा लेना है, मजबूत घड़ा, उसमें हमको तुष भर देना है, मध्य में सराव संपुट रखकर फिर उसके ऊपर तुष भर देना है और अग्नि दे देना है। तो इसे हम कुंभपुट या भांडपुट कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो हरताल, सोमल आदि की भस्म बनाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं बालुकापुट। औषधि युक्त मूसा के ऊपर नीचे चारों ओर से प्रतप्त बालुका से ढककर जो पुट दिया जाता है उसे हम बालुकापुट कहते हैं। तो औषधि युक्त मूसा मतलब जिस मूसा में औषधि रख दी गई है उसके ऊपर नीचे और चारों ओर से प्रतप्त बालू मतलब जो हीटेड वाले बालू हो, सैंड हो, हीट सैंड, उसको हमको ढक कर जो पुट देते हैं उसे हम बालुकापुट कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो हरताल, सोमल आदि की भस्म बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं भूदरपुट। भूदरपुट में भूमिगर्त में औसत द्रव्य युक्त मूसा रखकर उसके चारों ओर 2 अंगुल मिट्टी या बालू को रखकर ढक दिया जाए, फिर ऊपर वन्य उपल बिछाकर अग्नि दी जाती है। इसे हम भूदरपुट कहते हैं। तो भूमिगर्त में भूमि में गड्ढा करके हमें औसत द्रव्य युक्त मूसा को रखकर उसके चारों ओर 2 अंगुल मिट्टी या बालू को रखकर ढक देते हैं, फिर उसके ऊपर वन्य उपल बिछाकर अग्नि देते हैं। इसे हम भूदरपुट कहते हैं। इसका जो यूज होता है वो पारद एवं संखिया भस्म बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा लास्ट जो है लघुपुट। तो भूमि में एक छोटा गड्ढा खोदकर 8 वन्य उपल द्वारा पारद युक्त सराव को संपुट में बंद कर अग्नि दी जाती है। इसे लघुपुट कहते हैं। तो भूमि में एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, उसमें 8 वन्य उपल रख देना है, बीच में हमको सराव संपुट रख देना है और फिर अग्नि दे देना है। इसे हम लघुपुट कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया पुट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी
टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तब भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद।